हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है 5 दिसंबर और जो आज के करंट अफेयर के टॉपिक रहेंगे उसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम। जो इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है एट यूएनएससी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। वो साथ ही साथ देखेंगे ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो अभी रिसेंट में रिलीज़ हुई है, उसके अंदर क्या कुछ बताया गया है। और रिसेंटली नागालैंड स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया गया था और उसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के अंदर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 का स्क्वाड्रन इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इन सब के बारे में देखेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज़ द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया एट यूएनएससी। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 1 दिसंबर को इंडिया को एज्यूम हुई है जो मंथली रोटेशन बेस के ऊपर जो प्रेसिडेंसी मिलती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो भी दूसरी टाइम पे हमको मिली है 2 साल के टेन्योर के अंदर अंदर, ठीक है। इससे पहले यूएनएससी की जो प्रेसिडेंसी थी हमको मिली थी अगस्त 2021 के अंदर। तो जो अभी के इवेंट्स हैं उसके अंदर इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिली है उसके अंदर क्या क्या होने वाला है। तो पहला तो रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। अब ये क्या है? इंडिया होल्ड है हाई लेवल ओपन डोर ओपन डिबेट, कि भाई ओपन डिबेट यहाँ पे इंडिया होल्ड करने वाला है जिसके अंदर बात होगी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कि भाई इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होने वाली है, ये मतलब किस उसमें होने वाली, ये होने वाली न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म एट सिक्योरिटी काउंसिल। जो सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक बैठेगी उसके अंदर ये सब डिस्कस होगा। अब नॉर्म्स के अंदर क्या है, इस रिफॉर्म के अंदर बताया गया है कि इन द करंट मल्टीलेटरलिज्म आर्किटेक्चर विद द यूनाइटेड नेशन एट इट्स सेंटर टू मेक इट्स मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फिट फॉर द पर्पज़, कि भाई इसके अंदर जितने ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतना बेटर होगा। जो हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं उसके लिए। फिर है दूसरा जो टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर यहाँ पे शायद बातें चलेंगी, वो रहेगी काउंटर टेररिज्म के बारे में। द अदर सिग्नेचर इवेंट प्लान्ड इज़ द हाई लेवल ब्रीफिंग ऑन द थीम द थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कॉज्ड बाई टेररिस्ट एक्ट, कि भाई जो टेररिस्ट की वजह से जितने भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के अंदर जितने भी सीन क्रिएट होते हैं ना, जो प्रॉब्लम्स आती हैं सिक्योरिटी मेंटेन करने में, किसी भी कंट्री की पीस मेंटेन करने में, किन की वजह से जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी वजह से जो पीस मेंटेन करने में इशू होते हैं, तो उनके ऊपर भी यहाँ पे बात की जाएगी। और बेसिकली ये किसको अप्रोच करता है? ये अप्रोच करता है टू काउंटर टेररिज्म, और जो चैलेंजेस होते हैं और जिनका निपटारा करना है उनको, उनके लिए आगे वे फॉरवर्ड क्या है कि जिस वजह से हम इसको कंट्रोल कर सके, इनको ख़त्म कर सके। दिस ब्रीफिंग इंटेंस टू अंडरस्कोर द नेसेसिटी ऑफ द कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट टू कॉम्बैट द मीनेंस ऑफ द टेररिज्म। अब यूएनएससी है क्या, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं। ये एक तरह की सिक्योरिटी काउंसिल है जो एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। किसके अंडर में? यूएन चार्टर के अंडर में। ये 6 प्रिंसिपल का एक हिस्सा है। किसके प्रिंसिपल? मतलब जो इट इज़ वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग है जिसका पहला पार्ट यही है, ठीक है। और जो इसके अदर जो 5 पार्ट कह सकते हो, उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर ट्रस्टशिप काउंसिल, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और उसके बाद में आ गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड, और जो लास्ट हो गया द सेक्रेटरीट। यूएनएससी with a mandate to maintain international peace and security is the centerpiece of the global multilateralism। जो यूएनएससी है ना, वो सबका एक तरह का सेंटर मान सकते हो, क्योंकि ये बेसिकली क्या काम करता है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने की बात करता है। तो इस वजह से जो यूनाइटेड नेशन की जितनी भी और ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके अंदर सबसे अहम हिस्सा इसी का रहता है। एंड वन मोर थिंग, अभी एक्चुअली मैं क्या है ना, घर से आया हुआ हूँ काफ़ी बाहर किसी अपने काम से। सो जो बैकग्राउंड के अंदर नॉइज़ेज़ हैं उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। तो उसका तो मैं अभी खैर कुछ नहीं कर सकता। आई होप अभी शायद हाँ ये कम आ रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी नेक्स्ट। यूएनएससी एंड यूएनजीए जॉइंटली इलेक्ट द जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके जज को कौन अपॉइंट करता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोनों मिल के उनके जज को इलेक्ट करते हैं। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है यूएनएससी की? इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, जिसके अंदर 5 तो परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर और उसके अंदर कौन कौन से? चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। और इन्हीं पाँचों कंट्रीज़ के पास होती है वीटो पावर। अगर किसी भी मुद्दे पे इनकी सहमति ना बने
ठीक है, मान लो 4 जने एक साइड में और एक जने की सहमति नहीं है, तो वो क्या करेगा, अपनी वीटो पावर यूज़ कर लेगा और जो 4 जो चाहते थे वो काम नहीं होगा। और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो चूज़ किए जाते हैं अगले कितने टर्म के लिए, करीबन 2 साल की टर्म के लिए उनको चूज़ किया जाता है। तो जिसके अंदर 5 तो आते हैं अफ्रीकन और एशियन स्टेट से, एक आता है ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, 2 आते हैं लेटिन अमेरिकन स्टेट से और 2 आते हैं वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट से। इंडिया की मेंबरशिप की बात करें तो इंडिया ने अभी तक 7 बार इसको सर्व किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। लेकिन क्या है ना, इंडिया अभी एडवोकेट कर रहा है कि इसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिल जाए। वोटिंग पावर की बात करें तो हर एक मेंबर जो कि सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर है वो वोट डाल सकता है, और जो डिसीजन होगा सिक्योरिटी काउंसिल में जिस किसी भी मैटर्स के ऊपर, वो जो 9 मेंबर्स हैं, ठीक है, और साथ ही में जो उस टाइम की जिसके पास सीटिंग है, तो मतलब हो गए 10 मेंबर्स, उनके वोटिंग के बेस पे होगा। लेकिन अगर जो परमानेंट मेंबर है उनमें से किसी एक ने भी उस मुद्दे के ऊपर नो बोल दिया, ठीक है, अगर वो सहमत ना हुए, तो वो जो पूरा रिजोल्यूशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ब्रोकर्स पीस बाय हेल्पिंग पार्टीज रीचिंग एन एग्रीमेंट थ्रू मीडिएशन, अपॉइंटिंग स्पेशल एनवॉयज, डिस्पैचिंग ए यूएन मिशन, रिक्वेस्टिंग ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल टू सेटल द डिस्प्यूट्स। कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक तरह की मध्यस्थता का काम करता है। अगर किसी भी देश के अंदर कोई 2 कंट्री या 3 कंट्रीज़ के अंदर कोई इशू हो जाए, वॉर छिड़ जाए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आ जाता है बीच में कि भाई उस वो जो लड़ाई है, जो कोई भी मुद्दा है जिस किसी पे भी इशू हो रहा है, कि भाई उसको रिजोल्व करवाया जाए बैठ के। The Security Council oversees the work of UN peace operation through periodic reports from the United Nations General Assembly and Council sessions। कि भाई जितने भी यूनाइटेड नेशन के जितने भी पीस ऑपरेशन होते हैं उनको कौन देखता है, सिक्योरिटी काउंसिल देखता है, और उनकी जितनी भी रिपोर्ट्स आती है वो आती है सिक्योरिटी जनरल से, और जितने भी सेशंस होते हैं उनके ऊपर उसके बारे में डिसीजन लिए जाते हैं। व्हाट आर द इश्यूज विद यूएनएससी? लॉस ऑफ रिलेवेंस। पहला इशू क्या है? द लॉस ऑफ रिलेवेंस। द काउंसिल हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर losing relevance and credibility. According to India's External Affairs Minister, UNSC has narrow leadership and need for a new approach, hence call a push for the refresh button। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो इंडिया की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उनका क्या मानना है कि यूएनएससी का जो काम है, जो लीडरशिप जिसको वो बन के निकलना चाहिए था, ठीक है, वो अभी है ना उससे काफ़ी दूर भटकती जा रही है। और ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि जितने भी जो परमानेंट मेंबर है ना, अगर उनको कोई चीज़ अपनी कंट्री के लिए ठीक लगती है तो वो हाँ कर देते हैं, ठीक है, और अगर उनको ये लगता है कि अब तुम पे बात आने वाली है तो वो उस मुद्दे को कभी पास नहीं होने देती। और ऐसा ही है इंडिया के साथ में भी, कि भाई वो इंडिया को एज ए परमानेंट मेंबर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ना ही उनको बनने दे रहे। कोई ना कोई कंट्री आके वहाँ पे अपना वोट के जब वोटिंग होती है तो वहाँ पे बीच में टांग अड़ाना स्टार्ट कर देती है। लेक ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, ये भी आप पढ़ लेना। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स, आपने जो मैंने अभी बताया कि भाई जो रिप्रेजेंटेटिव है इसके अंदर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इनका जो कॉन्टिनेंट के अंदर कितनी है, 54 कंट्रीज़ हैं, जिनके सबसे कम रिप्रेजेंटेटिव आपको वहाँ पे दिखेंगे। मिसयूज़ ऑफ वीटो पावर जो मैंने अभी बताया ही है। जितने भी P5 कंट्रीज़ है, यानी कि जो परमानेंट मेंबर कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स, रसिया, चाइना, और फिर क्या कहते हैं, रसिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और यूके, है ना, और यूके के साथ में क्या कौन सी आ गई, एक मिनट, हाँ, यूनाइटेड किंगडम। तो ये सब मिलके क्या करती हैं, हमको आगे बढ़ने नहीं देती, हमको क्या, किसी को भी नहीं आगे बढ़ने देती, ये बीच में अपना टांग अड़ाना स्टार्ट कर देती हैं। अब बात करते हैं एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड को इसका एक नया स्क्वाड्रन मिल गया, किस चीज़ का, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन का, जो कि कमीशन किया गया कहाँ पे, चेन्नई के अंदर। इसकी की हाइलाइट्स क्या है? जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 हेलीकॉप्टर्स हैं, ये भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं, किसके द्वारा, HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। एक तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, मतलब टॉप ऑफ द लाइन इक्विपमेंट्स इनके अंदर लगाए गए हैं। इसके अंदर एडवांस रेडार है, एज वेल एज इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं, शक्ति इंजन का इसके अंदर यूज़ किया गया है,
फुल गैस ग्लास कॉकपिट है, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट है इसके अंदर, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम है, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, एज वेल एज सर्च एंड रेस्क्यू होमस उसके अंदर भी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो और इसका रोल तो आपको पता ही लग गया, देखो ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म के अंदर भी इसके अंदर हैवी मशीन गन भी है। तो अगर कहीं पे भी किसी भी तरह की कोई इशू हो जाता है या फिर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे कहीं पे अटैक करने का सोचे, तो हम इसको हर जगह यूज़ कर सकते हैं। जो स्क्वाड्रन है इसको मेजर फिलिप यानी कि इसकी जो एबिलिटीज़ हैं, मतलब उस चीज़ को एनहेंस करने के लिए इसको किसको दिया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया है। क्योंकि जो उनके अंडर में जो तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वो काफ़ी वाटर सेंसिटिव, जितना भी एरिया है ना वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। तो वहाँ पे निगरानी करने में काफ़ी इशू होता है। तो उसी वजह से इस हेलीकॉप्टर को इनको दिया गया है। अब बात करते हैं नागालैंड स्टेटहुड डे के बारे में। तो रिसेंटली नागालैंड ने सेलिब्रेट किया अपना 60th स्टेटहुड December 1 2022 को। ठीक है, नागालैंड स्टेटहुड डे आल्सो मार्क द बिगनिंग ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल। मतलब 1 तारीख से वहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर शुरुआत हो गई। तो देखो नागालैंड को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया गया एज ए सेपरेट स्टेट ऑन 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963 को ये एक अलग से स्टेट बन के निकल के आई थी, जिसकी कोहिमा क्या है ना कैपिटल बनी। द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 वाज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट टू गिव नागालैंड स्टेटहुड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जैसे ही भारत 1947 में आज़ाद हुआ, उस टाइम पे जो नागा टेरिटरी थी इसको इनिशियली रिनेम किया गया एज ए पार्ट ऑफ असम। हाउएवर उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई, ठीक है, उसके बाद जो भी पॉलिटिकल यूनियन थी नागा ट्राइब्स की और जो एक्सट्रीमिस्ट थी उनकी डिमांड थी कि भाई इसको क्या है ना एक फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। 1957 के अंदर नागा हिल रीजन ऑफ जो असम है और तुसांग फ्रंटियर डिवीजन है नॉर्थ ईस्ट की, उनको टुगेदर मिला के एक सिंगल यूनिट बनाई गई, है ना, जिसको एडमिनिस्टर कौन कर रहा था, इंडियन गवर्नमेंट कर रही थी। 1960 के अंदर इसको फिर से रिजोल्व किया गया दैट नागालैंड शुड बिकम एन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, कि भाई इंडियन यूनियन की एक फुल स्टेटहुड इसको दर्जा दिया जाए, जो कि इसको 1963 के अंदर दे दिया गया। ज्योग्राफी की बात करें तो इट इज़ बाउंडेड बाय अरुणाचल प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। मणिपुर इसके साउथ में है, असम इसके वेस्ट में है और नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, और जो म्यांमार है वो इसके ईस्ट में है। इसकी कैपिटल क्या है, कोहिमा है, जो कि साउदर्न पार्ट पे है नागालैंड के। यहाँ का जो मौसम है मानसूनल मौसम है, यहाँ का एनुअल रेनफॉल 70 से 100 इंचज़ यहाँ पे क्या रहती है, बारिश रहती है। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो जो फॉरेस्ट कवर एक 1/6 पार्ट पे जो नागालैंड का जो एरिया फॉरेस्ट कवर से फैला हुआ है। करीबन 4000 फीट का जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जिसके अंदर पाम्स, रतन, बम्बू के काफ़ी पेड़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। जो एरिया झूम के लिए मतलब कवर किया जाता है, सॉरी, झूम कल्टीवेशन के लिए जो साफ़ किया जाता है वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, मतलब बड़ी बड़ी घास, रीड्स और स्क्रब, मतलब झाड़ फूस वहाँ पे उगने स्टार्ट हो जाते हैं। फोना मतलब एनिमल्स। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे एलिफेंट है, टाइगर, लेपर्ड, बियर, डिफरेंट काइंड ऑफ मंकीज़ हैं, सांबर डियर है, बेफेलो, वाइल्ड ऑक्सन हो गया। तो इस तरह के यहाँ पे जानवर आपको मिल जाएंगे। वाइल्ड डॉग्स भी हैं, फॉक्सीज भी हैं, सीवेट कैट्स हैं, जिसके बारे में हमने शायद कल या परसों की क्लास में ही पढ़ा था। मैंगोज भी हैं। और जो घायल यानी कि मिथुन, यहाँ का स्टेट एनिमल है नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश का। ब्लाइथ ट्राउगोपेन यहाँ का स्टेट बर्ड है नागालैंड का। ट्राइब्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सी, द कोयंग्स यहाँ की लार्जेस्ट ट्राइब है, जिसके बाद ओज, तेंगोल, सेमाज और अंगामीज भी यहाँ पे हैं। और जो डिफरेंट अदर जो यहाँ पे ट्राइब्स होगी जैसे कि लोथास, संगताम्स, फोम, चांग्स और कीम, होंगामा, यिंगचुंगर और यहाँ पे चोकरी और रेंगमाज। द सिग्निफिकेंस ऑफ द फेस्टिवल लाई इन द फैक्ट दैट इट इज़ नॉट एन एंशियंट फेस्टिवल। तो जो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है, सॉरी, अच्छा हाँ, थोड़ा सा निकल गया था, रियली सॉरी। इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ की जो 1/10 पॉपुलेशन है वो खेती करती है, ठीक है, लाइक राइस उगा लिया, कॉर्न, मक्का और जो छोटी मोटी जितनी भी दालें हैं वो सब यहाँ पे उगाई जाती हैं। नागालैंड हाउएवर स्टिल
हैज़ टू डिपेंड ऑन इम्पोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स। देखो हिली एरिया तो वहाँ पे ज़्यादातर एरिया आपको मिलेगा नहीं, जितनी भी खेती होती है वो होती है झूम कल्टीवेशन होता है। तो बाकी की जो कंट्री का जो मतलब जो स्टेट के जो लोग हैं उनका पेट पूजा भरने के लिए, पेट भरने के लिए जो भी नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ से दाल पानी यहाँ पे जाता है। इसके अंदर भी कुछ प्रोटेक्टेड एरिया लाइक इंतांग नेशनल पार्क हो गया, सिंगफम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पुल्लीबाज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया। तो मतलब 3 तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी और एक नेशनल पार्क हो गया। यहाँ पे एक मेजर फेस्टिवल है जो 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, जिसको क्या बोला जाता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो ये एक बर्ड है हॉर्नबिल, जो कि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, उसी के नाम पे इस फेस्टिवल को स्टार्ट किया गया था। और सन 2000 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था, मतलब ये पहले से नहीं चलता आ रहा है, एंशियंट फेस्टिवल नहीं है। सन 2000 में इसको स्टार्ट करने का रीज़न क्या था, ताकि नागालैंड के अंदर टूरिज़्म बढ़े। व्हाट आर द हॉर्नबिल्स? हॉर्नबिल्स एक तरह का बर्ड है जो कि फाउंड कहाँ पे पाया जाता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, अफ्रीका और एशिया के। इंडिया के अंदर इसकी 9 स्पीसीज़ है, ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने सारी 9 की 9 डाल दी हैं, एक बार को आप पढ़ लेना। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन के द्वारा, विच क्लेम टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सिंस 1947। 1947 के बाद में ये पहली कोई ऐसी ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है। बीआरएलएफ को सेटअप किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा 2013 में एज ए इंडिपेंडेंट सोसाइटी अंडर यूनाइटेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है उसके अंडर में आती है भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन। इसमें क्या फाइंडिंग्स हुई थी कि जो इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, वो है भारत की आबादी का 8.6% हिस्सा। जो 2011 के सेंसस में जनगणना हुई थी उसके अंदर निकल के आया था कि भी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसमें जितने भी पॉपुलेशन के अंदर लोग रहते हैं वो भारत की जनसंख्या का 8.6% हिस्सा है। सेंट्रल इंडिया इज़ अ होम ऑफ 80% ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन द कंट्री, of which 257 scheduled tribe districts, 230 are the high, either forest or hilly or the dry, but they account for 80% of India's tribal population। जो 257 शेड्यूल्ड ट्राइब डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से जो 230 हैं वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहती हैं, और जो टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका 80% हिस्सा मान सकते हो आप उनको, मतलब 80% हिस्सा कहाँ पे रहता है, फॉरेस्ट एरिया के अंदर रहता है। ट्राइबल्स आर द मोस्ट डिप्राइव्ड, मतलब इनके पास इनको ज़्यादा सुख सुविधाएं मिली नहीं है, ना तो सैनिटेशन से रिलेटेड, ना एजुकेशन से, ना न्यूट्रिशन से। ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन वाटर की भी इनको काफ़ी डेफिशिएंसी रहती, कमी रहती है। मतलब हमने 70 साल आज़ादी के पूरे कर लिए लेकिन फिर भी अभी भी हम आदिवासी की लाइफ को सुधार नहीं पाए। डिस्टर्बेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट इन द ट्राइबल रीजन, tribals are also area that have faced a lot of disturbance and conflict. This is one of the reason why many government welfare schemes and policies are unable to take off in this area। अब क्या है ना, जो ट्राइबल एरियाज है, जो आदिवासी है, वो थोड़ा सा कट के रहते हैं बाकी की दुनिया से, ठीक है, और उनको समझाना सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि उन्होंने जो आज की टेक्नोलॉजी है उनकी तरफ वो ज़्यादा नहीं रहते, वो अपने जो एंशियंट टाइम से जैसे वो रहते आए हैं, रीति रिवाज जो उनके होते हैं उन्हीं को चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उस वजह से जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उन तक कभी पहुंच नहीं पाती हैं। Pushed into harsh ecological region. The report stated that the indigenous community of India has been pushed farther away from the alluvial plain, fertile river basin in the harshest ecological region of the countries like hills, forest and dry land। तो पहले क्या कहाँ पे रहते थे ट्राइबल एरियाज, ये रहते थे जो प्लेन एरिया थे जहाँ पे आजकल हम बसते हैं, ठीक है, रिवर के नदियों के किनारे रहते थे। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, डेवलपमेंट होता गया, तो ये उस जगह को छोड़ के जो डेंस फॉरेस्ट है जो या फिर ज़्यादा हिली एरियाज है वहाँ पे जाके रहने लग गए। तो उस वजह से भी इनको क्या है ना, हम जितनी भी सुविधाएं हैं वो देने में असक्षम रहे। फिर आती फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इसके अंदर क्या कहा गया था ना, ये जब एक्ट आई थी तो काफ़ी इशू हुए थे
क्योंकि जो आदिवासी कम्युनिटीज़ थी ना, इनके जो कुछ राइट्स थे वो छीन लिए गए थे इसके अंदर। मतलब ये फ़ॉरेस्ट का प्रॉपर तरह से यूज़ भी नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जो वहाँ के लोग और जो मतलब जो फ़ॉरेस्ट एरिया के अंदर रहने वाले लोग और जो गवर्नमेंट है उनके अंदर तनातनी होने लग गई। लेकिन जब बाद में 1988 में नेशनल फ़ॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, जिनके अंदर इनको भी अच्छे से रिकॉग्नाइज़ किया गया कि भाई जो लोकल पीपल हैं वहाँ के और उनकी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, वो अपना वहाँ के जो फ़ॉरेस्ट एरिया वहाँ से अपनी पूरी कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या-क्या स्कीम्स चलाई गई हैं ट्राइब्स के लिए, एक तो हो गया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, फिर ट्राइफेड, साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइबल स्कूल्स, फिर डेवलपमेंट ऑफ पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, फिर प्रधानमंत्री वन धन योजना। ये कुछ स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी वह आदिवासियों के लिए। सो आज की क्लास है यहीं तक, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सुझाव सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ेज़ की वजह से काफ़ी आज इशू हुआ है तो आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि अभी शादियाँ काफ़ी चल रही हैं और इस टाइम पे लोग है ना पटाखे-वटाखे फोड़ना स्टार्ट कर रखे हैं। तो उनका तो ख़ैर मैं नहीं कर सकता, पूरा दिन फटते रहते हैं, पूरी रात फटते रहते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिल जाएगी? मेरे टेलीग्राम पेज पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।